नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488050969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हम लगातार क्विज के वीडियोस आपको दे रहे हैं और आज के वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नों से। अगर आप हमारे इस पेड क्विज वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जुड़ सकते हैं। ढेर सारे प्रश्न यहाँ आपको दिए जाएंगे और अंतिम समय रिवीजन के उद्देश्य से, प्रैक्टिस के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं, पूछा गया कि चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था। चोल, चेर, पांडे दक्षिण के थे, चोल उसमें सबसे शक्तिशाली थे, तो इनका राजकीय चिन्ह क्या था। बाघ था, शेर था, कुत्ता था या इसमें से कोई नहीं था। तो देखिए चोल जो थे इनका राजकीय चिन्ह कौन सा था, बाघ था, यानी टाइगर। ध्यान दीजिएगा, लायन नहीं है और काऊ भी यहाँ दिया हुआ है तो वो सब नहीं है, ये बाघ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये पूछा गया है कि संगम युग का महाकाव्य है मणिमेखलय और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इलंगो आदिगल ने इसको लिखा है या सीतलय सत्यनार के द्वारा लिखा है या तिरुवल्लूर के द्वारा इसको लिखा गया है या तोला मोली के द्वारा लिखा गया है। ये सारे जो हैं ये मूर्धन्य लेखक और कवि हैं। सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सीतलय सत्यनार। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। पांडे राज्य, अभी चोल, चेर, पांडे का उल्लेख हुआ था, तो जो पांडे राज्य है उसकी राजधानी थी, क्या राजधानी थी आप बताइए। मदुरै थी, उरैयूर थी, पुहार थी या फिर तोंडी थी। थर्ड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, मदुरै। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में, और चौथा नहीं है असल में, इसके बाद ये पांचवा आ गया है। तो पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था। संगम काल में जो चोल शासक हुए थे उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था। ये करिकाल था, पुहार था या फिर दंतिदुर्ग था या फिर शेवियन था, इसमें जो नाम दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करिकाल। करिकाल जो कि सबका काल बन गया था और ये बहुत ज्यादा प्रतापी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखें। प्राचीन तमिल प्रदेश में उपजाऊ कृषि भूमि भूभाग की संज्ञा, मतलब जो उपजाऊ कृषि भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था। उसको पालय कहा जाता था, मरुदम कहा जाता था या मुल्लय या फिर नेतदल। इसमें जो शब्द दिए हैं उन्हें आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पे। और करेक्ट आंसर क्या होगा, मरुदम उसको कहा जाता था। ये जो कृषि योग्य जमीन होती थी और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी इसको मरुदम कहते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। देश में सर्वाधिक नगरों की संख्या किस राज्य में है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। पूछा गया, यहाँ पे है ये 8वां प्रश्न, पूछा जा रहा है कि जीवाणु, एक्टिनोमाइसीज और कवक को क्या कहा जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं। अब घटक कहते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो ये किस श्रेणी में आते हैं, हमारी जो फूड चेन है उसके अंदर। देखिए जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, ये मेनली जो अपर्द होते हैं यानी डेट्राइटस फूड चेन होती है उसमें शुरुआत करते हैं। अपर्दों पर ये अपना एंजाइम रिलीज करते हैं और वहाँ से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका जो अपघटन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डिकम्पोजर हो जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पारितंत्र में शैवाल का क्या स्थान होता है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है। पारितंत्र में हर जीव की अपनी जगह है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, उत्पादक की श्रेणी में आता है, अपघटक होता है या फिर शाकाहारी होता है, ये क्या होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये उत्पादक होता है। पारितंत्र में शैवाल की भूमिका क्या होती है, उत्पादक की होती है। जो जलीय पारितंत्र होता है वहाँ पे आप देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स, नीलहरित शैवाल, ये सब क्या है, ये भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। 10वां क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक से अधिक जातियों का समूह जो कि किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है। पारितंत्र कहा जाता है, जैव समुदाय कहा जाता है, जैव तंत्र कहा जाता है या फिर जैव समुच्चय कहा जाता है। मतलब इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर ऑर्गेनिक एग्रीगेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा बी वाला, इसे जैव समुदाय कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, एक से ज़्यादा जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। शूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, ये जो बैटल है ये कब लड़ा गया था। महत्वपूर्ण युद्धों की तारीख और किसके बीच में हुआ था, क्या नतीजा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 11वें क्वेश्चन को देखिए और बताइए।
ये 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। ठीक है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर 1724। और ये मुबारिज खां और चिनकिलिच खां के बीच में हुआ था। युद्ध का नतीजा क्या था जरा बताइए, कौन जीता था और कौन हारा था? इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है अलीनगर की संधि। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये वाली संधि जो है वो किसके समय में हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो अब यहाँ समय तो पूछ लिया गया है, लेकिन किसके बीच में हुई थी ये दिया है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। फिलहाल डेट बताइए, ये संधि जो अलीनगर वाली है कब होती है? 9 फरवरी 1757 को होती है, 2 जनवरी को होती है, 17 अक्टूबर को होती है। इसमें कोई भी सही नहीं है, ऐसा भी दे रखा है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, 9 फरवरी 1757। इसके बाद नेक्स्ट सांगड़ी प्रथा। ये जो सांगड़ी प्रथा है, सांगड़ी सिस्टम है, ये किसको कहा जाता था, मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये बधुआ मजदूरी से जुड़ा था, स्थायी बंदोबस्त यानी जो परमानेंट सेटलमेंट है उससे जुड़ा था, या जो इंडिगो कल्टीवेशन की जाती थी उसमें कोई ऐसा टर्म था, या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बधुआ मजदूरी से यानी जो बॉन्डेड लेबर होता है उस ट्रेडिशन से संबंधित प्रथा थी और काफ़ी ज़्यादा निंदनीय थी। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में पूछा गया कि मदत ए माश क्या होता था, मतलब ये जमीन होती थी कि कोई चीज़ है, मतलब शब्द का अर्थ असल में आपसे पूछा जा रहा है। तो धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित जमीन होती थी, या किसानों द्वारा अंगूठा कटाई होती थी, किसानों का अंगूठा भी काट लिया जाता था, जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, उसको मदद ए माश कहा जाता था, या मुफ्त का इलाज होता था, ये फ्री ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। ये जो है ये जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उनके लिए सब्सिडी पर दी हुई जमीन होती थी, अनुदानित जमीन होती थी। इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुना। इसके बाद देखें आगे, अच्छा इसकी बत्ती भी जला लीजिए। देखिए ये भूमि जो है ना ये टैक्स फ्री होती थी। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो कर मुक्त होती थी। इसके बाद 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी वो किस चीज़ पर आधारित थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था का वो रूप थी, या महालवाड़ी थी, या फिर परमानेंट सेटलमेंट था? असल में उसका स्वरूप क्या था? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रैयतवाड़ी। वो जो इसकी मतलब शिवाजी के प्रशासन की लगान व्यवस्था थी ये रैयतवाड़ी पर आधारित थी। इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डज नॉट रिफ्लेक्ट गांधीयन डॉक्ट्राइन? ज़्यादातर जो है वो तो गांधीयन डॉक्ट्राइन यानी गांधीवादी सिद्धांत को ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है जो कि गांधीवादी अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देना ये सही बात है, मतलब गांधीवादी ही है। कृषि और पशुपालन संगठन इत्यादि और ग्राम पंचायतों की स्थापना, लेकिन जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की बात कही गई है ये वाला गांधीवादी जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, और इसलिए हम इसके बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले को देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा वर्णित की गई है? ये कौन सा आर्टिकल है? 48 है, 48A है, या फिर 49 है, या फिर 50 है? 17 करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, 48A है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है वो संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा? मतलब कुल मिलाकर संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान ये कहाँ पर दिखाई देता है? आर्टिकल 42 में दिखाई देता है, 43 में दिखाई देता है, या फिर कहाँ पर दिखाई देता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। यह 18वां प्रश्न आप देख रहे थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा, आर्टिकल 44। अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ओथ एंड इट्स फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल आपको बताना है, मतलब राष्ट्रपति की शपथ और उसके प्रारूप के बारे में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये 60वां अनुच्छेद है, इसे हमने चुना। इसके बाद 20वें में देखिए। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के, मतलब उसका अनुमोदन नहीं किया गया तो वो प्रभावी रह सकता है? वो दिन की अवधि आपको बतानी है। तो इसमें आप देखें विकल्प दिया है 6 सप्ताह 6 हफ्ते का दिया है, 7 सप्ताह 7 हफ्ते का दिया है। इसका 6 हो जाएगा, मतलब 6 सप्ताह ये वाला। सप्ताह और हफ्ता एक ही होता है और वीक जो है उसकी अंग्रेजी है, तो कुल मिलाकर यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ था। इसका ए वाला ऑप्शन होगा। 6 महीने के लिए, माफ कीजिए 6 हफ्ते के लिए वो वैलिड रहता है। अगर उसका अनुमोदन नहीं हुआ है तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद अगले को देखते हैं। 21वें में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी फोल्डेड माउंटेन नहीं है, एटलस नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, एंडीज नहीं है, या फिर यूरॉल नहीं है। इसमें आप देखकर बताइए। 21 करेक्ट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। ये जो है ना ये वलित पर्वत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक दवा है, इसका नाम है एम्ब्राग्रीसिया
और इसको किस जीव से तैयार किया जाता है? तो अब इसमें जो विकल्प है उन्हें देख लीजिए। ये छिपकली है, व्हेल है, केकड़ा है और मुर्गी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेल से इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन को देखिए, कौन सी दवा ऐसी है जिसको कि चींटी से तैयार किया जाता है, मतलब चींटी से बनाया जाता है? तो इसमें आप देखकर बताएं। चींटी में फार्मिक एसिड होता है, आप जानते हैं, तो उससे आराम से आप गेस कर सकते थे, फार्मिका रूफा। चींटी को फार्मिका कहा जाता है और इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला होता है। अंबूर का युद्ध या अंबर का युद्ध कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आप बताइए? 1730 में हुआ था, 35 में हुआ था, 45 में कि 49 में? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1749। अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने दी थी? तो ये अजीमुल शान का काम था, या सिराजुद्दौला के द्वारा ऐसा किया गया था, या अलीवर्दी खान ने दिया था, या फिर मुर्शीद कुली खान ने दिया था? सेकंड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, अजीमुल शान। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सिराजुद्दौला के द्वारा नहीं दी गई थी। सिराजुद्दौला तो कुछ भी देने को तैयार नहीं था और इसीलिए मारा भी जाता है। शाह आलम द्वितीय, ये जो उपाधि है ये किस मुगल बादशाह ने धारण की थी? तो शाह आलम द्वितीय के नाम से हम इसे जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो ये अली गौहर था, फर्रुख शियर था, बहादुर शाह द्वितीय था, या मुअज्जम था? अली गौहर का ही दूसरा नाम, जब वो सिंहासन पर बैठता है तो शाह आलम द्वितीय के नाम से उसको जाना जाता है। और इसका जो समय था वो बड़ा ही उथल पुथल भरा हुआ था, सत्ता परिवर्तन होता है और इसे एकदम से बंदी जीवन बिताना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। मुंतखबुल लुबाब, ये एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है आप बताइए? खफी खां, अबुल फजल, फैजी या रहीम खान? फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? खफी खां। नेक्स्ट, जिज मोहम्मद शाही, ये भी एक पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक का नाम बताइए। तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, अकबर शाह सेकंड के द्वारा, खफी खां के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। जिज मोहम्मद शाही। फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसको लिखा गया है। 5वें का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 6वें क्वेश्चन में आपसे एक युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि करनाल का युद्ध था और मुगलों और नादिर शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह लुटेरा था। तो अब बताइए ये युद्ध कब हुआ था? ये 24 फरवरी 1738 को हुआ था, 24 फरवरी 1739, या फिर जून में हुआ था 1738 में, या 1738 में ही, मतलब 29 और 11 जून की तारीख दी है, इसमें आप देखकर बताएं। 6th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका बी हो जाएगा, 24 फरवरी 1739। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद 7th क्वेश्चन को देखिए, वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड? ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, या फिर मुंबई में है, या चेन्नई में है? जगह ये एक्चुअली है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, पूछा जा रहा है कि द सॉइल ऑफ विच बायोम इज एसिडिक एंड हैज़ लिटिल मिनरल कंटेंट? मतलब वो जो मिट्टी है, किस बायोम की मिट्टी है ये बताना है आपको। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक होती है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और मिनरल्स जो है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी मिट्टी बंजर होती है, अनुपजाऊ होती है। अब बताइए ये कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, शंकुधारी वन यानी जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, या शीतोष्ण वनों में पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, जो शंकुधारी वन होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मिट्टी तो बड़ी उपजाऊ, लेकिन जो ऊपर की परत है वो लीचिंग की वजह से प्रभावित हुई है, तो वो नष्ट हो गई है। तो इस वजह से अब वहाँ पर खेती करना या नए जंगल उगाना संभव नहीं है। लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी वहाँ की मिट्टी में उतनी नहीं पाई जाती है जितनी कि कोनीफेरस में पाई जाती है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता ये कौन से वनों की विशेषता है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है? तो ये सीधी बात है कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वहीं पाई जाएगी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है यानी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, या ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट है, या फिर सवाना है, या फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब इसमें आप देखकर बताएं, जो विकल्प दिया है उसमें से चुनना होता है। 9th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। हमेशा इसमें बारिश होती रहती है, लगभग रोज ही। इसके बाद 10वें प्रश्न को देखिए, जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले, यानी बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है एक्चुअली, उसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? ये WG रोजेन के द्वारा किया गया था, या अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, या एल फेब्रे? इसमें 3 पर्यावरण विदों के ही नाम दिए हैं, देख कर बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, WG रोजेन।
WG रोजन के द्वारा ये शब्द जो है ये सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें कि गैस सीधे सीधे, ध्यान से देखिएगा, गैस सीधे सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। मतलब गैसीय अवस्था से कन्वर्जन होता है किस रूप में? ठोस में। अवस्था परिवर्तन आप जानते हैं कि किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें क्रमशः अवस्था परिवर्तन होता है। सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस, लेकिन कभी कभी बीच में से एक स्टेप जो है वो स्किप कर जाता है। सॉलिड से सीधे गैस और गैस से सीधे सॉलिड। तो ऐसा जो गैस से सीधे सॉलिड वाला प्रोसेस है वो कौन सा है? इसमें से डिपोजिशन है, सब्लिमेशन है यानी ऊर्ध्वपातन, या ट्रांसपिरेशन है। 3 अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम दिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिपोजिशन। इसमें आप सब्लिमेशन को मत चुनिएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है? ठोस से सीधे सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, और उसका उल्टा प्रोसेस होता है डिपोजिशन। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। हवा में माफ कीजिए, हवन में समिधा के रूप में, समिधा का मतलब क्या होता है? जो हवन करने के लिए लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो समिधा किस वृक्ष की होती है आमतौर पे? तो वैसे तो देखिए यज्ञ पर निर्भर करता है, यज्ञ किस चीज़ का है, तो बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आमतौर पर आम की लकड़ी, आम के वृक्ष की लकड़ी इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंगो वुड। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? कौन सा तत्व ऐसा है जो कि हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? तो ये गैलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या फिर बोरान है। ये गैलियम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आर्गन भरी होती है, ब्यूटेन भरी होती है, नियॉन भरी होती है, या फिर CO2 होती है? देखकर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। ये जो सिगरेट लाइटर होते हैं इसमें ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 15वें को देखिए। सारगैसो एक समुद्र के एरिया का नाम है, लेकिन ये मूल रूप से, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मूल रूप से ये किस महासागर का हिस्सा है? सारगैसम नाम की वनस्पति से ये ढका हुआ है। बताइए, ये उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, दक्षिणी अटलांटिक में है, या फिर प्रशांत में चला गया है, पैसिफिक ओशियन में? कहाँ पे है? 15। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द सेंसिटिव एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इज कॉल्ड। मतलब जो समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनको पर्यावरण की भाषा में क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट, माफ कीजिए, होप स्पॉट्स कहते हैं, या फिर सिक्योरिटी स्पॉट्स कहते हैं, या वाटर स्पॉट कहते हैं। इसमें नाम दिए हुए हैं। वैसे हॉट स्पॉट का मतलब आप जानते हैं, ये जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थान होता है, लेकिन यहाँ बात समुद्री एरिया की हो रही। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हॉप स्पॉट्स होते हैं, या होप स्पॉट्स इन्हें कहा जाता है। इसके बाद यहाँ आप देखें 17वें नंबर के क्वेश्चन को। कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट नहीं है? तो सुंडा लैंड नहीं है, या फिर ईस्टर्न घाट नहीं है, या इंडो बर्मा क्षेत्र नहीं है, या फिर वेस्टर्न घाट नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। राइट आंसर पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट इस एरिया में, मतलब इस रेंज में नहीं आता है। अगले वाले को देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट, भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेसी नेता, विशेष रूप से गांधी जी के बीच में ये समझौता होता है। नहीं तो अंग्रेजों की मंशा तो ये थी कि जो दलित हैं उनको भी एक अलग संप्रदाय के तौर पे डेवलप कर दिया जाए। जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसमें उन्हें अलग कोटा ही दे दिया गया। तो इस तरीके से एक अलग धर्म की तरह उन्हें ट्रीट किया जाने लगा। तो गांधी जी काफ़ी उससे व्यथित होते हैं, और अम्बेडकर की पूरी इच्छा थी कि वहाँ पे दलितों के साथ न्याय हो। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही सोच रहे थे, लेकिन धर्म का बंटवारा अच्छी बात नहीं थी, और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा। तो इसलिए अंत में समझौता होता है, दोनों पक्ष आपस में समझा बुझा के पैक्ट करते हैं। तो ये बताइए कि कितनी सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की जाती हैं? इसमें 78 और 88 दिया है। मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सांप्रदायिक अवार्ड है, दूसरा पूना पैक्ट है। तो दोनों के लिए क्रमशः देखिएगा, 78 और 88 दिया है, 71 और 148 दिया है, 148 71 दिया है, या 80 और 88। इसमें सावधानी से आप चुनिएगा, 2 अलग अलग चीज़ पूछी गई। तो 18वां जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 71 और 148। सांप्रदायिक अवार्ड में कितना? इसमें 71 होगा, और पूना पैक्ट में 148। इसके बाद 19वें को देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के जवान जो थे उन्होंने किस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया? ये अपने ही नागरिकों पर, अपने ही देशवासियों पर गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या इसमें से कोई नहीं था? तो देखिए 19वां जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर। 20वां, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, दांडी मार्च करते हैं, वहाँ सांकेतिक तौर पे नमक कानून तोड़ते हैं, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसके बाद आंदोलन के नेता का स्थान किसने ले लिया था? मतलब आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरोजिनी नायडू?
करेक्ट आंसर क्या होगा? अब्बास तैयब जी। इसके बाद आगे चलते हैं। सरोजनी नायडू का भी अच्छा खासा योगदान था। इसमें जितने नाम आप देख रहे हैं सभी का अपना अपना उसमें रोल था, लेकिन नेता की हैसियत से कौन था उसका पूछा जा रहा है। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो निरर्हता होती है, मतलब उन्हें वैलिड नहीं घोषित किया जाना या अवैध घोषित किया जाना, उसके संबंध में प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। इसमें अंतिम जो फैसले का अधिकार है, निर्णयन का अधिकार है, वो किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास होता है? देखकर बताइए। 21 करेक्ट आंसर राज्यपाल के पास होता है। इस तरह के फैसले लेने का हक किसको होता है? राज्यपाल को होता है, और निर्वाचन आयोग के परामर्श से वो ऐसा काम करता है। इसके बाद 22 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? ये कौन सा है भाई? वैसे आप जानते हैं कि प्रोविंस में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यपाल, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसमें ये आर्टिकल कौन सा है? 152 है, 153 है, 155, 154। करेक्ट आंसर 22 का ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम डी वाले को चुनते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। पूछा जा रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये दो राज्य जो हैं, इनके संबंध में स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? ये कौन सा अनुच्छेद है? जरा देखकर बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें साफ दिख रहा है 371 के कई सारे पार्ट हैं, लेकिन ये 371। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन मेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर? ये जो ऐड और एडवाइस वाला काम है, गवर्नर को ऐड और एडवाइस देने का काम, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रावधान ये कौन से अनुच्छेद में हमें दिखाई देता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद करती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 24 का इसमें डी वाला हो जाएगा, और डी वाला है 163। ये मंत्रिपरिषद के इस अधिकार का वर्णन करता है। और इसके बाद जो 25वां और अंतिम प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि 91वां जो संविधान संशोधन होता है, उसके बाद किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री को जोड़कर कितनी होनी चाहिए? उसमें सीएम भी इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10% होना चाहिए, मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% होना चाहिए, या फिर 15% होना चाहिए, या 20, या फिर 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी का मतलब है कि 15%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट ऑफ इंडिया? बताइए इसमें से कौन सी है सबसे बड़ी मध्य पाषाणकालीन साइट? तो ये बागौर है, सराय नाहर राय है, लंगनाज है। सब स्थान जो है आपके जाने पहचाने हैं, और महदहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। बागौर जो है वो सबसे बड़ा है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय ये कौन से राज्य में है? जरा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए ही होना चाहिए। यूपी में है, और कहाँ रहेगा? अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा यहाँ बल्ब भी जला लीजिए। देखिए ये इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में पूरा फैला हुआ है। इसमें जिलेवार विभाजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 3rd क्वेश्चन को देखिए। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, मतलब गेहूं का उत्पादन यहाँ अच्छा होता है। रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? मेहरगढ़ को कहते हैं, कि बुर्जहोम को कहते हैं, कि गुप्त कराल को कहते हैं? कौन सा स्थान ये होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। इसमें ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें सोहन घाटी। सोहन घाटी का संबंध किससे है? ये निम्न पूरा पाषाणकालीन या पुरा युगीन जो स्थल है उससे जुड़ा हुआ है, या फिर जो न्यूलिथिक साइट्स हैं, नवपाषाण युगीन है, उनसे जुड़ा है, हड़प्पन साइट से जुड़ा हुआ है, या इसमें से कोई नहीं है? सोहन वैली। और सोहन वैली का राइट आंसर होगा ए। ये निम्न पुरा पाषाण युगीन यानी जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं उनके तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को देखिए। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? बताइए। चिरांद है, जोरवे है, आदमगढ़ है, या आजमगढ़ नहीं आदमगढ़ है, और मेहरगढ़ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ये ही होगा, ये चिरांद है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। किस क्षेत्र को भारत का हृदय कहा जाता है? तो ये गंगा का मैदान है, कन्याकुमारी है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है, या कुछ और? मतलब इसमें से कोई नहीं है, कुछ और हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही उर्वर क्षेत्र है, और सभ्यता का ज़्यादा संकेंद्रण भी पहले से ही यहीं पर रहा है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किसी और नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र तो अपने इंडिया में जब इंटर करती है तब इसका नाम पड़ता है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको सपोर्ट करती हैं, लेकिन बाहर ही अन्य नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से निकल कर ही आती है, मानसरोवर के पास से। बताइए वहाँ पे इसका क्या नाम होता है? सांगपो होता है, राकापोशी होता है, या गंगोत्री होता है? वांगो तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि 2 घास के मैदान हैं जिनका नाम है बुग्याल और प्यार।
घास के प्रकारों के आधार पे, ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं कि तमिलनाडु और अरुणाचल में पाए जाते हैं? बताइए। तो ये उत्तराखंड की विशेषता है, हिमालयन। और इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में देखें, चांगला पास का पूछा जा रहा है। या तो आप चांगला लिख लीजिए और नहीं तो चांग दर्रा लिख लीजिए, क्योंकि ला का मतलब भी वही होता है, दर्रा ही। दर्रा और ला में कोई फर्क नहीं, वो पहाड़ी भाषा है। फिलहाल चांगला कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है या उत्तराखंड में? देखकर बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। दर्रों को देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट में वैसे भी चपटापन ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, तो इसमें से सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी है, अनाईमुडी है, दोदा बेटा है या फिर हरिश्चंद्र श्रेणी है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये महेंद्रगिरी। इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखिए। सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं? वो एक्टिनोमीटर होता है, एल्टीमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है या फिर वेंचुरी मीटर होता है? इसमें आप देखकर बताएं। और ये जो 11th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर एक्टिनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिनोमीटर से हम क्या करते हैं? सूर्य के किरणों की तीव्रता नापते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा सूर्य एक तारा है जिसके अंदर नाभिकीय संलयन यानी जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है, और हाइड्रोजन के नाभिक संयुक्त होकर हीलियम के नाभिकों का निर्माण कर रहे हैं, और बेहिसाब विकिरण ऊर्जा वहाँ से रिलीज हो रही है, जिसका कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा पृथ्वी तक पहुँचता है, और वही जीवनदायी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखें। ध्वनि का तारत्व किस चीज़ पर निर्भर करता है? मतलब जो पिच ऑफ साउंड होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसकी इंटेंसिटी पर निर्भर होता है, तीव्रता पे, या उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, या उसकी क्वालिटी यानी उसकी जो गुणवत्ता है उस पर निर्भर करता है? बताइए। जो उसकी पिच होती है, आप जानते हैं ना, शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, पिच किसकी ज़्यादा होती है? मच्छर की भिनभिनाहट की, इसीलिए वो तीखी मालूम होती है। तो ध्वनि का तारत्व किस चीज़ पर निर्भर करता है? 12th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर इसका पूरा आधार होता है। और आप जानते हैं कि महिलाओं की जो पिच होती है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, तो वो बोलेंगी अगर तेज आवाज़ में तो वो कर्कश मालूम होगा। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भारी आवाज़ बर्दाश्त के काबिल होती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण पहले बना लीजिएगा और उसके बाद तब इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहाँ ये पूछा गया, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। वेयर विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर बी फॉर्म? ये कहाँ पर बनेगा ये आपको बताना है। तो ये मुख्य फोकस पे बन जाएगा, या फिर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। 2 ऑप्शन और हैं, एक तो वक्रता केंद्र पर ही बना रहा है और दूसरा वक्रता केंद्र से परे बना रहा है। देखें और बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिए। कॉस्मिक किरणें ये क्या है असल में? मतलब कॉस्मिक रेज के बारे में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसर्च इस पे चलते रहते हैं हमेशा। तो ये है क्या? ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, या दोनों तरीके के पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं, या कुछ नहीं? तो बताइए इन रेज में क्या पाए जाते हैं? मतलब चार्ज पार्टिकल होते हैं कि अनचार्ज होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आवेशित और अनावेशित दोनों तरीके के कण होते हैं और ये बड़ी ही प्रभावशाली होती है। फोटोग्राफी का जो हम लोग काम करते हैं उसमें सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो हाइपो नाम का पदार्थ होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? उसे ऐसे तो बोलचाल में हम हाइपो कहते हैं, लेकिन असल में रासायनिक संरचना के आधार पर उसका जो लेबोरेटरी वाला नाम है वो क्या है? उसे सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है एक्चुअली, या फिर सोडियम नाइट्रेट होता है। 15 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर सोडियम थायोसल्फेट। ये जो हाइपो है ना, इसका एक्चुअल नाम है सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है, यानी ये नॉन सेलुलोजिक फाइबर है। ये जूट है, रेयॉन है, नाइलॉन है या फिर लिनोन है? लिनेन इसे कहा जाता है। और इसमें आप देखकर बताएं। तो 16वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये नायलॉन है असल में। ये गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है जिसमें कि सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसके बाद 17वें और बाकी जितने हैं वो वनस्पति उत्पाद हैं, तो उसमें सेलुलोज की भरमार होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं ये अपने इंसानी शरीर में ही पाई जाती हैं, लेकिन कहाँ पर पाई जाती है आप बताइए। डायबिटीज़ के लिए उत्तरदायी होती हैं क्योंकि इनका स्वरूप बिगड़ जाता है, ये अनियमित स्राव उत्पन्न करती हैं। ये है कहाँ पे? लिवर में होती है, या जो स्मॉल इंस्टेटाइन हमारी है लच्छेदार नूडल की तरह से उसके अंदर पाई जाती हैं, या पेंक्रियाज के अंदर होती हैं, या फिर गाल ब्लैडर में पाई जाती हैं यानी पित्ताशय में। करेक्ट आंसर इसका आग्नेयाशय होगा।
ठीक है, अग्न्याशय के अंतर्गत ये पाई जाती हैं। और इंसुलिन हार्मोन का जब स्रावण गड़बड़ होता है वो यहीं से होता है। तो अगर उसके स्राव में गड़बड़ी आती है, वो ज़्यादा रिलीज होता है या कम रिलीज होता है, तो उससे दो तरह की बीमारी, मतलब एक तो डायबिटीज़ और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, ये हो सकता है। तो अग्न्याशय इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों को ऊर्जा के तौर पे अवशोषित करता है? मतलब जो सूर्य की किरणें नीचे धरती पर पहुंचती हैं, उसमें से हम कुछ किरणों का इस्तेमाल सोलर के कुकर में खाना पकाने के लिए करते हैं। तो वो किस तरह की किरणों को एब्जॉर्ब करता है? वो पराबैंगनी किरणें होती हैं, या फिर दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट्स होती हैं, या फिर अवरक्त विकिरण होता है मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, या लॉन्ग वेव्स होती हैं? कौन सी होती है इसमें आप देखकर बताएं। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है असल में, जिसे कि सोलर कुकर एब्जॉर्ब करता है और उससे खाना पकाने का काम करता है। इसके बाद 19वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट इज इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में जाया होता है या रिलीज होता है? तो ये 19% है, 23% है, 39 है कि 45 है? इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, 23%। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक? जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनसे हमारी पूरी पृथ्वी का कितना सरफेस कवर है? 1/3 या फिर आधा या फिर 2/3 या 3/4? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3/4। ये जो सेडिया चलते हैं और इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें ये कहा गया है कि अगर माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए, मतलब जो मीडियम है वो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब प्रकाश जो है वो माध्यम से होकर गुजर रहा है। वैसे तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में सबसे तेज चलता है। लेकिन मान लीजिए बाई चांस बीच में कोई मीडियम है, जैसे कि पानी है या फिर कांच है या कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो इससे प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जरा बताइए। वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी या फिर वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या सडनली उसमें डिक्रीजमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या होगा? तो असल में वो बढ़ जाएगी। माध्यम के तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उससे प्रकाश की चाल उसमें बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा गया, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलना, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ये वाष्पीकरण है, संघनन है, या फिर फ्रीजिंग का प्रोसेस यानी हिमीकरण है, या इसमें से कोई नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? कपूर की टिकिया आप ऐसे खुले में रख दीजिए, कुछ समय बाद गायब हो जाती है। तो गायब क्या होती है? वो हवा में घुल जाती है। ठीक, तो ठोस से सीधे सीधे गैस में रूपांतरण होता है और ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ये भाग कहाँ रहा है? सिरों की सब्लिमेशन। ठीक है, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण में तो ये होता है ना कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, और वो जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आती है? तो ये CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हमारा माउस होता है, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सिस्टम इक्विपमेंट, या फिर कीबोर्ड होता है। क्या होता है इसमें से? तो आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में मस्तिष्क अगर न रहे तो वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब उसका शरीर सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा या होगा ही नहीं। तो इसमें से कंप्यूटर में से कौन सा पुर्जा अगर आप अलग कर दें तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। अगर माउस नहीं रहेगा तो भी कंप्यूटर चलेगा, आप उसे अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप कमांड नहीं दे पाएंगे, लेकिन तब भी कंप्यूटर चलेगा। इसमें से अगर आप CPU निकाल देते हैं ना तो कंप्यूटर वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। ये उसका ब्रेन होता है। इसके बाद अगले को देखते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में ईमेल हम लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिक मेल होता है, इंटर मेल होता है, या इसमें से कोई नहीं? ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। बताइए इस हलवा क्वेश्चन का अच्छा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, जिसे कि हम शॉर्टकट में ईमेल कहते हैं। सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, सोडियम परऑक्साइड, इसको अगर आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो किस रंग का हो जाता है? तो अभिक्रिया करके ये खुली हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती है, तो हवा से अभिक्रिया करके ये हरा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लाल हो जाता है, या किसी और रंग का हो जाएगा, काला हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाता है। इसका रंग बदलकर सफ़ेद हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है इसमें से आप बताइए?
तो इनर्ट गैसेस का अपना एक फैमिली है, परिवार है, और इनका जो आखिरी कोश होता है वो पूरी तरह से भरा रहता है, मतलब अष्टक के नियमों का ये पालन करती हैं, तो इन्हें अभिक्रिया करने की कोई जल्दी नहीं होती है। ऐसी जो गैसें हैं उन्हें आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सब है। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सी इनर्ट गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इस श्रेणी में नहीं आती है, उसको अभिक्रिया करने की बहुत जल्दी होती है, तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखें अगले वाले को। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन को वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो ये उगते ही नहीं है, या फिर काले रंग के उगते हैं या पीले रंग के, तो उगते ही नहीं है। लाइकेन ऐसी जगह पे पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, मनुष्य के लिए सहने योग्य नहीं होता है, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखें आगे, हर चीज़ जो खराब हो वो काली ही नहीं हो जाती है ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का गेस आप मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। देखिए 9वां क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिए पेड़ों की छाल पर उगने वाला जो लाइकेन है उसको क्या कहा जाता है, मतलब किस नाम से जानते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं, या फिर कार्टिसोल्स कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? और प्रश्न संख्या 9, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, कार्टिकोल्स कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कार्टिकोल्स। और आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब गरम मसाले, उसमें एक चलता है अक्सर, उसको बढ़िया जो सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई बिरयानी या कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, लाइकेन ही होता है, उसको पत्थर का फूल कहा जाता है। पत्थर के फूल के नाम से वो पंसारी की दुकान पे या ऐसे आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो असल में लाइकेन होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उत्तक का उदाहरण है, मतलब सिंपल टिश्यू है, कौन सा इसमें से है? जाइलम है, जल संवहन उत्तक पौधों का, या फ्लोएम है जो कि पोषक पदार्थों का संचलन करता है, या दृढ़ोत्तक, या फिर इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दृढ़ोत्तक होगा। दृढ़ोत्तक क्या है? सरल उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट, इसमें देखें पूछा गया कि किस वर्ष भारत में औद्योगिक पूंजीवाद के चरण की शुरुआत मानी जाती है। औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हुआ था भारत में कब? शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1757 से 1813, 1858 या फिर 1900? ये समय कौन सा था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 1813 का समय था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो चार्टर एक्ट आए हैं ना 1813, 1833, तो पहले क्या होता है, कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त किया जाता है। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो कायम रखा जाता है, लेकिन बाद में जब 1833 वाला एक्ट आता है तो उसमें ये भी खत्म कर दिया जाता है, मतलब इसमें इसकी मोनोपोली समाप्त हो जाती है, तो बाकी जो व्यापारी और कंपनियां हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा सकती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 3 कठिया प्रणाली ये किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इंडिगो कल्टीवेशन से इसका संबंध था, लेकिन अब इसमें आप बताएं चंपारण से इसका संबंध था। क्षेत्र पूछा जा रहा है, सिंध से, काबुल से, या फिर वर्मा से? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बर्मा माने म्यांमार की बात हो रही है, इसमें से ए वाला हो जाएगा चंपारण। और गांधी जी को नील आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा, चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं। देखिए 1857 में इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मतलब इलाहाबाद से क्रांति को किसने जगाया था? ये लियाकत अली का काम था, कदम सिंह का था, रामचंद्र पांडुरंग का काम था, या फिर कुंवर सिंह का काम था? तो कुंवर सिंह तो बिहार से थे, जगदीशपुर से। और जरा बताइए रामचंद्र पांडुरंग जो हैं ये कहाँ के थे, मतलब इनका असली नाम कौन सा था? ये तो जो इनका माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम है या पारिवारिक नाम है वो देख रहे हैं, प्रसिद्ध ये किस नाम से थे? रामचंद्र पांडुरंग। अब इसमें आप पहले तो सही उत्तर बताइए, उसके बाद ये बताइएगा कि रामचंद्र पांडुरंग का जो प्रचलित नाम है, जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, वो असल में क्या है? तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इन्हें आपको रिकॉग्नाइज करके बताना है कि इनका जो प्रचलित नाम है, पॉपुलर नाम है, वो असल में क्या था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहा जा रहा है कि विच वन पर्सन वॉज नॉट अ काउंसिलर इन द 4 मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसमें कौन सा एक व्यक्ति जो था वो काउंसिलर यानी पार्षद नहीं था? तो फिलिप फ्रांसिस नहीं था, या फिर क्लेवेरिंग नहीं था, या फिर मैकाले नहीं था, कौन नहीं था? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर मॉनसन नहीं था। 15 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इसमें सी वाला, लॉर्ड मैकाले, ये इससे बाहर था। प्रश्न संख्या यहाँ देखें 15वें के बाद 17वां आ गया है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, ठीक है, महाराष्ट्र तो राज्य है, कोल्हापुर ये गडकरी विद्रोह से संबंधित है। अब गडकरियों का विद्रोह किस साल में हुआ था आप बताइए? तो ये 1844 में हुआ था, 66 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1915 में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये 1844 में हुआ था। 18वें प्रश्न में पूछ लिया गया कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चाइना। इसमें से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपने बॉर्डर को साझा नहीं करता है?
तो जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है, हिमाचल की नहीं लगती है, उत्तराखंड की या फिर सिक्किम की। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 18वां जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये चीन के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा इसके पास था और ये पूरा अविभाजित था तब तक ये अपनी बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन अभी लद्दाख को इससे काट दिया गया है तो लद्दाख अपनी बाउंड्री शेयर करता है लेकिन कश्मीर नहीं। इसके बाद 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो किबिथु है वो कौन से राज्य में है? ये मणिपुर में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है कि असम में है? तो दिशा के हिसाब से आप वैसे भी गेस कर सकते हैं ये किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल में। और गुहार मोती या गौरा मोता कहा जाता है वो गुजरात में है, वो सबसे पश्चिमी है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? ये कौन सा दर्रा था? खैबर पास था, बालाघाट दर्रा था या रोहतांग था? इसमें से कौन सा था? तो ये खैबर दर्रा था और सिकंदर की सेना भी यहीं से भारत में एंटर करती है। तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही अच्छे प्रश्नों का अगर आप निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे क्विज वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।